कई मित्रों का ये कहना था कि सर एक विषय पे सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित ढंग से बात हो। तो आज से हम एक सामान्य अध्ययन के एक सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी मित्र मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हम इसी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे और जो भी टॉपिक हम बात करेंगे वो जीरो से बात करेंगे, अंत तक चर्चा करेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि हायर कंपटीशन के लिए, पीसीएस के लिए ये कक्षाएं हैं तो वक्त लगता है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, आम बोलचाल की भाषा में बच्चे इसको संविधान कहते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। और वे सभी मित्र जो हमें पढ़ना चाहते हैं वह बिल्कुल उपस्थित रहें और हम आपसे बातचीत करेंगे। जिन मित्रों का बाय द वे भूल जाए या छूट जाए या इस समय पर उपलब्ध न हो पाए आपकी व्यस्तता के कारण, तो एक YouTube चैनल है मेरा, उस पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जैसे लाइव क्लास समाप्त होगी इस वीडियो को वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा बेटा कि फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से मैं पढ़ाऊंगा, ABCD से मैं शुरू करूंगा। कभी आपने भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई सरोकार नहीं है। अब अगर पढ़ने की इच्छा है तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे। हाँ, एक और कि कुछ मित्रों को नोट्स वगैरह की आवश्यकता महसूस होती है, स्पेशली क्लासरूम नोट्स जो हैंड रिटन हो। तो ऑफलाइन क्लास में कई बैच में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो सब नोट्स ऑनलाइन तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो हार्ड कॉपी के रूप में हैंड रिटन जो नोट्स है A to Z प्रारंभ से अंत तक वह हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आप इसकी रिक्वायरमेंट बताइएगा हमें, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बेटा, ढेर सारे हमारे मित्र जुड़े, और जो मित्र जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप शेयर कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ढेर सारे मित्रों तक हमारी बात पहुंचे। तो आज हम एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जीरो से शुरू कर रहे हैं बेटा। तो कई मित्रों का ये कहना था, कमेंट वगैरह में उन्होंने कहा था कि सर बुक्स वगैरह कौन सी पढ़नी होगी। तो थोड़ा सा हम बुक्स वगैरह पे बात कर लेते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इसको हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं। ढेर सारे बच्चे इसको संविधान के नाम से भी जानते हैं कि ये संविधान पूछा जाएगा। अभी हम कोरिलेट करते हैं कि हमारे सिलेबस में इंडियन पॉलिटी होता है, लेकिन हम वास्तव में भारत का संविधान पढ़ रहे होते हैं, तो आखिर ये क्या मामला है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी ये कई प्लेटफॉर्म पे आपकी मदद करेगी। आपकी प्री में मदद करेगी, मेंस में आपका सहयोग करेगी, और मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू सिविल सर्विसेज का या पीसीएस का नहीं देखा है जिसमें इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो एक गंभीर हिस्सा है और बड़ी गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई, तो थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालें। एक लेखक है सुभाष कश्यप। तो सुभाष कश्यप की नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें होती हैं और वो जन प्रचार के लिए किताबें होती हैं, तो सस्ती किताबें होती हैं। तो सुभाष कश्यप की बहुत ढेर सारी किताबें हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, तरह तरह की टाइटल पे, लेकिन हर टाइटल आपको नहीं लेना है। आप सुभाष कश्यप की खरीदिएगा संसदीय प्रक्रिया, किताब की टाइटल है संसदीय प्रक्रिया, तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल मुझे लगता है कि सभी बच्चों के पास भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत की है, तो बिल्कुल रखें, कोई बुराई नहीं है, अच्छी किताब है। टेक्स्ट बुक जरूर रखें, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान पे JN पांडे की किताब है, उसको जरूर पढ़ें।
डीडी बसु को रेफरेंस बुक के रूप में जरूर रखिए, मानक किताब स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा बेयर एक्ट आप जरूर रखिए, मार्केट में उपलब्ध है, एक भाषा में भी है और दोनों भाषा में उपलब्ध है, तो उसको रखिए। और मुझे लगता है कि ठीक है, इससे हमारी तैयारी हो जाएगी। और थोड़ा समसामयिकी पे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह जो हो रहे हैं, जो जो चीजें हो रही हैं, उस पर भी आप नजर बना के रखिए। मुझे लगता है हम भी कुछ मदद करेंगे, हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहला दिन है, तो आपसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। भारतीय राज व्यवस्था है, तो थोड़ा सा इस शब्द को जरा महसूस करें कि ये क्या है। तो भारतीय को थोड़ा हटा दीजिए और राज व्यवस्था को जरा समझने की कोशिश करिए। इस शब्द में राज का जो मतलब, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे शब्द जब स्वतंत्र आते हैं तो उनका अलग अर्थ होता है, और कोई भी शब्द जब किसी शब्द के साथ जुड़ के आता है तो मुझे लगता है उसका एक अलग ही अर्थ हो जाता है। राज माने कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ राज्य माने हमको एक विशेष शब्द समझना है। व्यवस्था एक शब्द है जो आम जीवन में हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। घर की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था, देश की व्यवस्था। तो व्यवस्था शब्द तो बड़ा कॉमन है, जिसको हम लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आज इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेशन का मतलब, राज का मतलब एक नेशन से है, राष्ट्र से है। और व्यवस्था की जो इंग्लिश है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि एक राष्ट्र की क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से एक राष्ट्र को संचालित किया जाता है, किस तरह से एक राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाता है, इसी का अध्ययन है भारतीय राज व्यवस्था। चूंकि भारतीय शब्द लग गया, इसलिए सारा जो सिस्टम है वो भारत के संदर्भ में हमको देखना है, किसी अन्य राष्ट्र के संदर्भ में नहीं देखना है। हाँ, अध्ययन करते समय तुलनात्मक रूप से हम विश्व की अनेक व्यवस्थाओं पे जरूर नजर डालेंगे और उसे तुलना करने की कोशिश करेंगे। जरा सा कुछ बात समझने का प्रयास करिए। ये जो व्यवस्था शब्द है, सिस्टम शब्द है, ये आम जीवन में तो बड़ा धड़ल्ले से प्रयोग होता है। आप किसी शादी विवाह में गए, किसी मैरिज पार्टी में गए, वहां से लौट के आते हैं तो लोग पूछते हैं, तो आप बताते हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी खराब व्यवस्था है। तो व्यवस्था से क्या अभिप्राय होता है आपका? घर की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था। तो जब हम व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुछ इरादा होता है कहने का। किसी कार्य को संचालित करने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वह अवयव अपना अपना कार्य बखूबी कर रहे हो, अच्छी प्रकार कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। जैसे जब हम कहते हैं कि एक विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? व्यवस्था शब्द तो वहां भी आया, लेकिन जब हम ये कहते हैं किसी विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि छात्र अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, डिसिप्लिन अच्छी है, पढ़ना पढ़ाना बेहतर हो रहा है। तब हम कहते हैं कि किसी विद्यालय की व्यवस्था अच्छी है। जब हम कहते हैं किसी घर की व्यवस्था, तो फिर व्यवस्था शब्द आया। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था शब्द का अवयव, कंपोनेंट बदल गया, वेरिएबल बदल गए। तो व्यवस्था शब्द तो हम हर जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे विद्यालय की व्यवस्था में जो अवयव होंगे वो घर की व्यवस्था में नहीं होंगे, जो घर की व्यवस्था में अवयव होंगे वो शादी विवाह की व्यवस्था में अवयव नहीं होंगे। तो कहने का मेरे अभिप्राय है कि व्यवस्था शब्द तो अलग है, लेकिन जिसके साथ ये लगता है उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट निर्धारित हो जाते हैं। जब हम कहते हैं किसी देश की व्यवस्था या राष्ट्र की व्यवस्था, तो हमारा अभिप्राय क्या है? किसी देश को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उस देश में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो किसी देश को संचालित करने के लिए तो बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत तत्व तो जरूर होंगे, बाकी छोटे छोटे वेरिएबल्स बहुत होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि किसी देश की राज व्यवस्था के, भारत ही नहीं किसी भी देश की
राज व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। बेसिक जो स्तंभ हैं, बेसिक जो पिलर हैं या बेसिक अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, वो 3 होते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं। छोटी क्लास से ही हमको बताया जाता है, संदर्भ हम समझे ना समझे। किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। बेसिक पिलर्स 3 होते हैं, बाकी बहुत सी चीजें होती हैं। तो 3 आधारभूत कौन होते हैं, थोड़ा उस पर नजर रखिए। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि राज व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ कौन होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, पढ़ा होगा आपने, और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं क ख ग घ से पढ़ाऊंगा, ABCD से पढ़ाऊंगा। संविधान आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज से हम लोग शुरुआत करते हैं, ABCD से पढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं। किसी देश की व्यवस्था के बहुत ढेर सारे पहलू हैं, लेकिन 3 उसके बेसिक पिलर हैं जिसपे पूरे देश की व्यवस्था टिकी होती है। एक को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं बेटा? कार्यपालिका। इंग्लिश में कहते हैं इसे एग्जीक्यूटिव। दूसरी है जिसको हम लोग कहते हैं विधायिका। विधायिका भी कहते हैं और कभी कभी इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो किसी देश की व्यवस्था के दूसरा जो पहलू है वो विधायिका और व्यवस्थापिका है। तीसरा भी पहलू है जिसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। माने जुडिशियरी। किसी भी देश की, अभी भारत तुरंत नाम कहीं आया है नहीं है, किसी भी देश की राज व्यवस्था के यही 3 स्तंभ होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन तीनों के बिना कोई देश अस्तित्व में रह सकता है। वो चाहे किसी भी प्रकार का देश हो, छोटा हो, बड़ा हो, अलग अलग व्यवस्थाओं वाला देश हो, लोकतंत्र हो, साम्यवाद हो, कुछ भी हो, उस देश में ये 3 चीजें जरूर होंगी। जैसे मैंने कहा ना कि किसी विद्यालय की व्यवस्था के कुछ अवयव जरूर होंगे। विद्यार्थी होंगे, टीचर होंगे, बिल्डिंग होगी, ये तो किसी विद्यालय में होगा। लेकिन हर विद्यालय में इसकी डिजाइन, इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। एक हमारे गांव का प्राइमरी विद्यालय है, उसका भी अवयव वही है। एक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके भी अवयव वही है। लेकिन उसके डिजाइन में, उसके स्वरूप में अंतर हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया, किसी भी देश में कार्यपालिका जरूर होगी। वो कैसी होगी ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिना कार्यपालिका के कोई देश अस्तित्व में नहीं रह सकता। विधायिका या व्यवस्थापिका हर देश में होगी। हमारे यहाँ है, USA में है, ब्रिटेन में है, इवन अफगानिस्तान में है जहां तालिबानों का शासन है, वहां भी है। लेकिन विधायिका या व्यवस्थापिका जरूर होगी, उसकी डिजाइन, उसका स्वरूप कुछ भी हो। चाइना एक साम्यवादी राष्ट्र है, जाहिर सी बात है विधायिका या व्यवस्थापिका की भूमिका में कोई जरूर होगा। वो कैसे है, कहाँ है, क्या उसका स्वरूप है, वो उस देश के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। न्यायपालिका, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी देश बिना न्यायपालिका के अस्तित्व में हो सकता है? बिना न्यायपालिका के कोई देश हो ही नहीं सकता। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि न्यायपालिका का स्वरूप किस तरह का है। हमारे यहाँ न्यायपालिका का क्या स्वरूप है, उसका अध्ययन हमें करना है। रशिया में न्यायपालिका जरूर होगी, उसकी क्या डिजाइन है वो रशिया का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। USA की भी न्यायपालिका जरूर होगी। और छोड़ दें, तालिबानियों में भी न्यायपालिका है। तो अलग बात है कि सड़क पे पल भर में निर्णय होता है, लेकिन न्यायपालिका जरूर होगी किसी देश में। उसका स्वरूप, उसकी डिजाइन, उसकी कार्य प्रणाली पृथक पृथक हो सकती है। तो कुल मिला के दिमाग में ये जरूर रखिए
कि किसी भी देश की राज व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। ये कोई पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, ये 3 है। किसी क्रम में आप लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। तो किसी भी देश की राज व्यवस्था के ये 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। इनके बिना कोई देश अस्तित्व में नहीं रह सकता। दूसरी बात कि अलग अलग देशों की यह व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि जिस देश में व्यवस्था कौन सी होगी, कार्यपालिका की डिजाइन क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, विधायिका कैसी होगी, वह उस देश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वो देश कैसे निर्धारित करता है वो अलग बात है। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी डिजाइन क्या होगी, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, इस सब का वर्णन एक पुस्तक में है, एक किताब में है, और उस पुस्तक का नाम है संविधान। तो मुझे लगता है कि एक लिंक भी आपको समझ में आ गया कि वास्तव में राज व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हम संविधान का अध्ययन क्यों करते हैं। तो राज व्यवस्था के जो आधारभूत स्तंभ हैं, इनका वर्णन हमारे देश में कम से कम एक पुस्तक के रूप में है। उस पुस्तक को हम लोग कहते हैं संविधान, और उसी पुस्तक में, संविधान में, हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से सब कुछ बताया है कि कार्यपालिका क्या होगी, विधायिका क्या होगी, न्यायपालिका क्या होगी, कैसी होगी, स्वरूप क्या होगा, कैसे बनाए जाएंगे, कैसे समाप्त किए जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये सब का वर्णन जहां है बेटा, वो क्या है? संविधान, हमारे देश में। तो कुल मिला जुला के अब संविधान को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी देश के संविधान में क्या होता है। तो किसी देश के संविधान में कुछ नहीं होता है बेटा, उस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी राज व्यवस्था के जो आधारभूत स्तंभ हैं, उन्हीं का व्यापक वर्णन होता है। उनके अधिकार, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं का वर्णन किया जाता है। तो हमारे भी संविधान में इन्हीं तीनों का वर्णन है। अब प्रश्न ये है कि हमारा जो संविधान है वो ऐसा ही क्यों है, यानी हमारे यहाँ जो विधायिका बनाई गई उसका स्वरूप ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका बनाई गई उसका स्वरूप ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका बनाई गई उसका ऐसा स्वरूप क्यों है। तो ये सब अध्ययन हम लोग करेंगे कि आखिरकार इस संविधान की रचना या इस संविधान का क्रिएशन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हम लोगों ने अपने राज व्यवस्था में चीजों को कैसे कैसे बनाया। हाँ, एक चीज और कि ये तो हर देश में होगा बेटा, वो देश चाहे जैसा भी हो। आप कहेंगे कि सर राजतंत्र में भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वर्तमान समय में दुनिया में एक टिपिकल मोनार्की नहीं कहीं है, राजतंत्र कहीं नहीं है, लेकिन अगर राजतंत्र भी होता है तो राजतंत्र में भी ये तीनों चीजें होती, बस अंतर ये होता है कि ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, अर्थात राजा। तो राजतंत्र में क्या परेशानी थी बेटा? राजतंत्र में यही परेशानी थी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती थी। उस व्यक्ति ने जो कह दिया वही कानून है, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वही सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है। तो हम मनुष्यों के दिमाग में ये बात आई कि भाई एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां दे देना बड़ी अच्छी बात तो नहीं है। ये शक्तियां किसी को या किसी निकाय को या किसी व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना देंगे। तो ये विचार सबसे पहले आया फ्रांस के एक संवैधानिक विचारक थे, मॉन्टेग्यू। उनके दिमाग में आया कि 3 शक्तियां क्यों ना अलग अलग कर दी जाए, कार्यपालिका अलग हो, विधायिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो, और तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करें या एक दूसरे से नियंत्रित हो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि शक्तियों का जब विभाजन हो जाता है तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पार्थक्य का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि तीनों शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए ताकि कोई शक्ति अपने अधिकारों का जब दुरुपयोग करने लगे तो बाकी दो उसको किसी न किसी प्रकार से रोक सके। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, और कहा जाता है
कि यूएसए का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान है, बहुत पुराना है। लिखित संविधान में तो मुझे लगता है सबसे पुराना संविधान है। तो अमेरिका का संविधान मॉन्टेस्क्यू की अवधारणाओं पर बना। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग का संविधान बहुत पुराना तो नहीं है, नया है। तो हम लोग जब अपना संविधान बनाने लगे तो दुनिया के विभिन्न संविधान बने बनाए थे। तो जाहिर सी बात है कि हमने कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हर संविधानों में देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। तो बहुत सोच के समझ के फिल्टर करके हमने अपने संविधान में इन सब चीजों को जगह दिया होगा। हाँ, एक बात और बेटा, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, यानी जहां लोकतंत्र होता है, वहां इन 3 स्तंभों के अलावा एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है। और कहा जाता है कि किसी देश की राज व्यवस्था का चौथा स्तंभ लोकतांत्रिक देशों में है, वो प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और उसे कहते हैं प्रेस या मीडिया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रेस या मीडिया राज व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में है। वो दिखता भले नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रयागराज में त्रिवेणी है, जबकि लगभग 1.5 दशक मैंने भी बिताया इलाहाबाद में। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां 3 नदियों का संगम है, लेकिन कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती माने, जहां तक मुझे समझ में आया, शायद वो ज्ञान हो, शायद वो बुद्धि हो, विवेक हो, उसका भी संगम है। तो वो अदृश्य है। ऐसे ही कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में 3 आधारभूत स्तंभ तो दिखते हैं, एक चौथा स्तंभ है जिसको प्रेस अथवा मीडिया कहते हैं, वो नहीं दिखता। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक बात क्लियर हुई होगी। हाँ, फिर से मैं निवेदन करूंगा बेटा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बाय द वे, अगर ये छूटे तो यूट्यूब चैनल है आर्या करियर पॉइंट के नाम से, ये वीडियो भी थोड़ी देर में वहां अपलोड कर दिया जाएगा, और प्रारंभ से अंत तक मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो आज पहला दिन है, थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे, धीरे धीरे हम इसी के आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल ये क्लियर हुआ बेटा कि किसी देश की राज व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। इनका वर्णन हमारे देश में, कम से कम भारत में, एक पुस्तक के रूप में है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। अब ये देखना है, अभी भारत को छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा संविधान का विश्लेषण कर लिया जाए कि जो संविधान बनाए जाते हैं उनके बनाने का क्या आधार होता है, कैसे बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि निर्माण के आधार पे, यानी संविधान बनते कैसे हैं, इसके आधार पे हम सभी संविधानों को 2 बड़े भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लिखित संविधान। हाँ, लिखित ही संविधान को हम लोग निर्मित संविधान भी कहते हैं। यानी एक संविधान होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान का ही एक नाम और भी है जिसको हम लोग कहते हैं निर्मित संविधान। और दूसरा जो संविधान होता है अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान को हम लोग विकसित संविधान कहते हैं। यानी अगर हम संविधान का विश्लेषण करें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बेटा? निर्माण के आधार पर। आधार बताना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा देखें, निर्माण के आधार पर जो संविधान होते हैं, पहले हम लोग संविधान का विश्लेषण कर लेंगे, उसकी सारी भावनाओं को समझ लेंगे, तब हम लोग भारत के संविधान पे एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय की शुरुआत करेंगे और सब कुछ बात करेंगे। तो पहले थोड़ा बेसिक चीजों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। निर्माण के आधार पे जो संविधान होते हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, डिमोर्केट करते हैं। नजर रखिएगा, और जो मित्र चाहेंगे वो वीडियो देख के भी अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना पाते तो हार्ड कॉपी के रूप में हम आपको जरूर भेज देंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। और वो हाथ से लिखा हुआ नोट्स होगा। जो ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, जिसकी राइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी मैं जेरॉक्स कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल, तो निर्माण के आधार पर जो संविधान होते हैं, हाँ, शेयर जरूर करिए बेटा, भूलिए मत।
पढ़ने में आप इतने तल्लीन हो जा रहे हैं कि शेयर करना ही भूल जा रहे हैं, तो शेयर जरूर कर लीजिए। निर्माण के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं लिखित संविधान, लिखित को ही हम लोग कहते हैं निर्मित संविधान। इसको लिखित भी कहिए या निर्मित कहिए, बात एक बराबर है। क्लियर है? हाँ, अगर जुड़े नहीं है तो जल्द से जल्द हमारे मित्र जुड़े। हम मैसेज दे चुके हैं कि हम लाइव हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़िए। जो नहीं जुड़ पाए आप शेयर करें, वो जरूर जुड़ जाएंगे। दूसरा है अलिखित, या जिसको हम लोग कहते हैं विकसित संविधान। क्या कहते हैं बेटा? विकसित संविधान। तो निर्माण के आधार पर संविधान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक लिखित या निर्मित, एक अलिखित या विकसित। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ढेर सारे भ्रम आपके दिमाग में हो सकते हैं, तो आज उसको ठीक किया जाएगा। लिखित संविधान या निर्मित संविधान की यह विशेषता है कि एक ऐसा संविधान जिसके निर्माण के लिए एक अलग से निकाय बनाया जाए, बॉडी बनाई जाए, और वह निकाय एक निश्चित समय में, वो समय छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक निश्चित समय में संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण कर ले। फिर से सुनिए, लिखित संविधान या निर्मित संविधान वैसे संविधान को कहते हैं जिसका निर्माण संविधान बनाने के लिए कोई बॉडी बनाई जाए, निकाय बनाया जाए, वह बॉडी एक निश्चित समय में संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण कर ले, तो ऐसा हर संविधान लिखित संविधान कहलाता है। जैसे भारत का उदाहरण आप लीजिए। भारत का संविधान बनाने के लिए चुनी गई संविधान सभा ने एक निश्चित अवधि में पूर्ण किया। मुझे लगता है वो अवधि सबको पता है कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ वो 6 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अब परिभाषा के हिसाब से जरा सा देखें कि लिखित संविधान किसको कहते हैं? एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित अवधि में पूर्ण कर लिया जाए, और उस संविधान को कौन बनाए? एक संविधान सभा बनाए, या संविधान के बनाने के लिए एक बॉडी बनाए, एक निकाय बनाए। तो हमारा संविधान भी निश्चित अवधि में बना, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसको किसने बनाया? एक निकाय ने बनाया, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन काहे के लिए किया गया था? कि वह भारत का संविधान बनाए, और उसने एक निश्चित अवधि में भारत का संविधान बना भी लिया। क्लियर हुआ? तो भारत के संविधान को क्या बोलेंगे आप? लिखित संविधान बोलेंगे। यूएसए का संविधान लिखित संविधान है। अभी अभी आपका पड़ोसी है नेपाल, वहां का भी संविधान लिखित संविधान बना। तो जहां का संविधान संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित अवधि में बना लिया जाए, उस संविधान को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लिखित संविधान कहेंगे। अलिखित संविधान को लेकर बड़ा भ्रम है हमारे मित्रों के मन में, तो वो थोड़ा भ्रम दूर कर दें। अलिखित संविधान भी लिखा होता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है लिखित कि वो मौखिक है और हवाओं में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो भी लिखा होता है, बस अंतर यह होता है कि उसको लिखने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी अलग से नहीं बनाई जाती। ऐसा संविधान रूढ़ियों से, परंपराओं से, आवश्यकताओं से धीरे 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 विकसित होता चला जाता है, और ऐसे संविधान का द एंड नहीं होता। ऐसे संविधानों में संशोधन भी नहीं करने पड़ते, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट उसमें आगे हम लोग लिखते चले जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान, आप सभी ने पढ़ा होगा। 1689 से लेके 1689 से लेके आज तक ब्रिटेन का संविधान बन रहा है। यानी 1688 में जब ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई, रक्तहीन क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र की समाप्ति हो गई और लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो 1689 में उन्होंने पहला अपना एक विधि बनाया, कानून बनाया, जिसको कहते हैं द बिल ऑफ राइट।
नागरिकों का अधिकार पत्र बनाया और वहां से लेके आज 2022 तक ब्रिटेन का संविधान विकसित होता चला जा रहा है। तो ऐसा संविधान जो रूढ़ियों से, परंपराओं से, आवश्यकताओं से, जरूरतों से निरंतर विकसित हो रहा हो, ऐसे संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। लेकिन लिखा हुआ भी होता है, उसके लिए कोई अलग से बॉडी नहीं बनाई जाती। इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है, सऊदी अरेबिया का संविधान अलिखित संविधान है, तमाम देश हैं बेटा जिनका संविधान अलिखित है। तो मुझे लगता है आपका विजन क्लियर हुआ कि संविधान क्या होता है। किसी राज्य व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का वर्णन होता है, उसको एक पुस्तक के रूप में हम लोग बनाते हैं जिसको संविधान कहते हैं। अब संविधान दो प्रकार का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित कैसे होगा, अभी मैंने बताया। अलिखित विकसित होता चला जाता है, इसलिए इसको अलिखित भी कहते हैं और विकसित संविधान भी कहते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक विजन क्लियर हुआ होगा। तो आज हम अपनी बात यही समाप्त करेंगे, थोड़ी मेरी व्यस्तता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिन मित्रों का छूटा है यूट्यूब पे अभी हम इसको अपलोड कर देंगे। चैनल का नाम जरूर दिमाग में होगा, आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल है। सारे वीडियो क्रम से वहीं अपलोड होंगे। अगर आपका छूटे तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से। इसको शेयर बस कर लीजिए और हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर करें। तो कल हम इसी वक्त फिर उपलब्ध होंगे। कोशिश करेंगे कि अवधि थोड़ी बड़ी रखें ताकि आप अपना समय निकाल के पढ़ भी पाए रेगुलर। और अगर आपके इस समय में कोई व्यवधान आता है, कोई व्यस्तता आती है, तो यूट्यूब पे जाके इसको जरूर देखें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, थोड़ी आप हमारी मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मित्रों को मदद कर पाए। और ये सब कुछ निःशुल्क होगा, जिसके लिए आपको बिल्कुल शुल्क नहीं देना होगा। जिन मित्रों को रिटन फॉर्मेट में नोट्स चाहिए होगा, तो ऑफलाइन क्लास में जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है, तो उसकी मैं जेरॉक्स कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा अगर आपको आवश्यकता होगी तो। इसी के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। ढेर सारा